हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि भी हम 11th क्लास में फिजिक्स पढ़ रहे थे, भौतिक विज्ञान जो हम पढ़ रहे थे। और पिछला जो टॉपिक हुआ था वो चार बलों के बारे में, चार फोर्सेस के बारे में। फोर फोर्सेस हमने स्टडी कर लिए थे जो हमारी नेचर के हैं। अब फोर्स लगेंगे तो क्रियाएं होंगी, इंट्रैक्शंस होंगे। अब उन इंट्रैक्शंस में, क्रियाओं में, अभिक्रियाओं में कौन कौन से नियम लगेंगे, कौन कौन से लॉ अप्लाइड होंगे जिनका पालन करना या ओबे करना या फॉलो करना कंपलसरी है। अगर कोई भी अभिक्रिया इनका पालन नहीं करती है तो वो अभिक्रिया गलत मानी जाएगी, इसकी वैधता समाप्त होगी। ठीक है, तो ये चार प्रकार के ऐसा कैसा रखा है, 6 प्रकार के मैंने टोटल कंजर्वेशन लॉ जो है वो लिखे हैं। 6 प्रकार के ये नियम है, इनका पालन होना कंपलसरी है। इनमें से अगर एक भी नियम का पालन आपकी अभिक्रिया नहीं करती है वो अभिक्रिया गलत मानी जाएगी। जैसे छोटा सा एग्जांपल दे दूं मैं आपको इसके लिए, यूं लेट समझाने के लिए। मैंने कहा था न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में रूपांतरण हो सकता है, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में रूपांतरण हो सकता है। जब ये अभिक्रिया दी गई थी इनिशियल में, शुरू में, तो ये अभिक्रिया सही मानी जा रही थी। इस साथ में बीटा पार्टिकल और बीटा माइनस निकलता है, डन। लेकिन 1925 के बाद जब इसकी स्टडी की गई तो पाउली ने कहा भैया आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन इस अभिक्रिया में कोणीय संवेग संरक्षण अप्लाइड नहीं हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाइड नहीं हो रहा है, आपके रिएक्शंस गलत है। उस रिएक्शंस में कुछ पार्टिकल्स और भी आएंगे, कुछ कण और भी आएंगे, उसके बाद ये अभिक्रिया संतुलित होगी। समझे बात को? तो जो भी अभिक्रियाएं होती है उन सभी के अंदर इन 6 के 6 संरक्षण नियमों का पालन जरूरी है। नहीं होता है तो उस अभिक्रिया को गलत माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है एक अभिक्रिया है, इस संरक्षण नियम हम पढ़ लेते हैं। कंजर्वेशन लॉ को मैं स्टडी कर रहा हूँ, एक अप्लाइड करें। सबसे पहला जो है वो है आवेश संरक्षण, चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है, सबसे पहले लिया जा रहा है आवेश संरक्षण नियम। चलिए, यानी कि चार्ज कंजर्वेशन लॉ, ये आपका पहला संरक्षण नियम, आवेश संरक्षण। ढंग से समझना चाहिए। इस रिएक्शंस का मतलब दो तरीके का है कि जो भी अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया से पहले का कुल आवेश और अभिक्रिया के बाद का कुल आवेश दोनों बराबर होंगे। बिफोर रिएक्शन टोटल चार्ज और आफ्टर रिएक्शन टोटल चार्ज इज इक्वल। नॉर्मल भाषा में बात करें तो जो भी रिएक्शन हो रही है उसके पहले का कुल चार्ज यानी टोटल आवेश और अभिक्रिया के बाद का कुल आवेश यानी टोटल चार्ज आपस में क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। अब सवाल ये भी आता है कि सर चार्ज क्या होता है, आवेश होता क्या है? तो आवेश अगर यूं देखा जाए समझने के बेस पे कितना सारा लिख सकते हैं इसमें कि चार्ज एक प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, एक प्रकार का गुण होता है वस्तु का। सही बात, चार्ज क्या होता है? आवेश एक प्रकार का गुण है, किसी पे प्लस है किसी पे माइनस। डन। तो चार्ज जो है वो दो तरीके का होता है, एक तो होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। यानी एक चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, दूसरा जो है वो आपका नेगेटिव। डन। बात चार्ज की हो रही, चार्ज की वैल्यू की नहीं हो रही है, आवेश की बात हो रही है, आवेश के मान की बात नहीं हो रही है। मान तो हमेशा धनात्मक ही होगा, वैल्यू हमेशा प्लस में ही आएगी, माइनस में कभी भी नहीं आएगी। ये एक्चुअल में नेचर है, ये प्रकृति है कि प्लस है या माइनस है। तो किसी वस्तु पे धनावेश पाया जाए, जैसे मान लो ये कोई गोला लिया मैंने कहा साहब इस पे प्लस का आवेश है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
या कोई बुला लिया मेरे साथ, इसमें तो माइनस आवेश है, माइनस हो सकता है। ये आवेश है किसी पे प्लस और किसी पे माइनस। कुछ ऐसे कणों का अध्ययन हम कर सकते हैं, कुछ ऐसे कणों के एग्जांपल दे सकते हो पार्टिकल्स के जिनके प्लस और माइनस पाए जाते हैं। प्लस की बात करूं तो सबसे पहले जो आता है वो आता है प्रोटॉन। कौन सा? प्रोटॉन। प्रोटॉन में कौन सा आवेश पाया जाता है? प्लस का। कितना पाया जाता है इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं चार्ज के नेचर की बात कर रहा हूं। प्रोटॉन पे प्लस होता है, इसके अलावा बीटा पार्टिकल भी प्लस होता है जिसको कहा जाता है पॉजिट्रॉन। क्या कहा जा रहा है? पॉजिट्रॉन। इस पर भी कौन सा आवेश? प्लस का। इसके अलावा अल्फा कण, अल्फा कण अल्फा पार्टिकल, इसके ऊपर भी कौन सा आवेश पाया जाता है? माइनस, प्लस का, डबल पॉजिटिव होता है। ठीक है। नेगेटिव जिन पे पाया जाए उस कणों के उदाहरण दे सकते हो एग्जांपल्स के, बोलो भी। जिन पे नेगेटिव पाया जाए, इलेक्ट्रॉन सबसे अच्छा एग्जांपल। सब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है, इससे इलेक्ट्रॉन जितना भी चार्ज होगा नेचर के साथ माइनस का, या फिर बीटा माइनस, इसके ऊपर भी क्या पाया जाता है? नेगेटिव। ये बात होती है प्लस और माइनस की। मैं से बता रहा हूँ आपको कि आवेश क्या होता है। तो चार्ज, आवेश एक प्रकार की प्रॉपर्टी, एक प्रकार का गुण है। दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। या तो वस्तु धनावेशित होगी या ऋणावेशित। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे, ठीक है। अब देखो, एक बात मैं लिख रहा हूँ, विलगित निकाय। क्या लिखा जा रहा है? विलगित निकाय इज अ आइसोलेटेड सिस्टम। एक सवाल यहां आता है, वो है निकाय क्या होता है? सिस्टम क्या चीज है? निकाय ब्रह्मांड का वो भाग है जिसको हम अध्ययन के रूप में काम में लेते हैं। ब्रह्मांड का वो हिस्सा जो हम अध्ययन के लिए काम में लेते हैं, जैसे हमारी प्रयोगशाला, वो हमारे लिए एक निकाय है। यानी यूनिवर्स का वो पार्ट जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी के लिए काम में लिया जा रहा है, इट इज कॉल्ड सिस्टम, यूनिवर्स। ठीक है। मान लो ये है यूनिवर्स है, इसका एक छोटा सा भाग में ले लेता हूं, ये भाग स्टडी के काम में ले रहा हूं, इट इज कॉल्ड सिस्टम, यानी कि निकाय। ठीक है। और ये चारों तरफ जो बचा हुआ है, ये कहलाता है परिवेश, यानी कि सराउंडिंग। डन। तो यूनिवर्स पूरा, ब्रह्मांड कंप्लीट, उसका वो भाग जो हम अध्ययन के लिए काम में ले रहे हैं, स्टडी के लिए यूज में लिया जा रहा है, उसको निकाय कहा जा रहा है, सिस्टम कहा जा रहा है। अब जो हिस्सा बचा हुआ है वो क्या कहलाएगा? परिवेश, यानी कि आसपास का, सराउंडिंग्स। हम इसको ऐसे एग्जांपल ऐसा समझ सकते हैं, जैसे आप स्कूल में आए, यूनिवर्सिटी लैब में गए काम करने के लिए, तो जो प्रयोगशाला है वो आपका निकाय है। और आपके चारों तरफ क्या है? स्कूल प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, वायुमंडल उपस्थित है, ये कहलाता है परिवेश। ठीक है भी। तो विलगित निकाय, एक बात कर रहा हूं मैं आइसोलेटेड सिस्टम की, ये भी चार्ज समझा रहा हूं, अभी तक आया नहीं, लो पे नहीं आया, मैं इसके केवल बेसिक पे जा रहा हूँ। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, प्लस और माइनस। प्लस के मैंने कुछ एग्जांपल लिखे, माइनस के मैंने कुछ एग्जांपल लिखे। एक लिखिए मैंने विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम। विलगित निकाय है, निकाय तो समझ में आ गया, यूनिवर्स का वो हिस्सा जो अध्ययन के काम में ले रहे हैं, ब्रह्मांड का वो भाग जो अध्ययन में, स्टडी में काम में लिया जा रहा है, निकाय कहा जा रहा है, सिस्टम कहा जा रहा है। डन। विलगित का मतलब क्या होता है? जैसे जनरल भाषा में विलगित का मतलब होता है अलग थलग,
सेपरेट पड़ा हो, किसी से कोई बात ना कर रहा हो। जैसे बच्चे क्लास में कई सारे बच्चे होते हैं, उसमें एक आध बच्चा ऐसा होता है तो आइसोलेट रहना पसंद करता है, किसी के साथ बात नहीं करना, किसी से मिलना जुलना नहीं, किसी के साथ खाना नहीं खाना, अकेले रहना, अकेले ही पढ़ना, आइसोलेटेड। समझ गई? दूसरा एग्जाम्पल एक और दिया जा सकता है इसका, जैसे हम जनरली हमारी जो सोशल लाइफ होती है, सामाजिक जो जीवन है, उसमें कॉमन वर्ड आता है न्यात बाहर। समाज से बाहर कर दो इसको, हुक्का पानी बंद कर दो। सामान्य भाषा में आता है, पेपर में पढ़ना, आपके समाज में भी चल रहा होगा ये चीज़ें। सब हुक्का पानी बंद कर दो इसका, समाज से बाहर कर दो। हुक्का पानी का मतलब क्या, खाना पीना बंद करोगे उसका? नो। लेकिन उसका मतलब ये होता है कि वो किसी के यहाँ आएगा जाएगा नहीं। गांव में किसी के यहाँ नहीं आया जाएगा, समाज में वो किसी के आएगा जाएगा नहीं, कि उसको न्यात बाहर कर रखा है हमने। वो किसी प्रकार का लेन देन का संबंध नहीं रखेगा, गिव एंड टेक का रिलेशंस नहीं रखेगा, तो आपने उसको आइसोलेट कर दिया। तो वैसे ही आइसोलेटेड निकाय का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम जो आसपास यानी परिवेश जो है उसके साथ किसी तरीके का कोई लेन देन ना करे, ना वो किसी प्रकार की कोई चीज दे, ना वो ले, चाहे वो उष्मा ही क्यों ना हो, हीट ही क्यों ना हो, ना एनर्जी। यानी कि कहा जा सकता है कि ऐसा निकाय जो परिवेश के साथ किसी प्रकार का लेन देन ना करे। ठीक है भी, ऐसा निकाय जो परिवेश के साथ किसी भी प्रकार का लेन देन ना करे, ना कुछ दे ना कुछ ले। सिस्टम no exchange with surround, नो एक्सचेंज विद द सराउंड, यानी कि अपने सराउंड के पास कोई भी किसी तरीके का लेन देन ना करे। अब उस लेन देन में क्या क्या चीजें हो सकती है जो बैन की जा रही है? ना तो वो किसी प्रकार का मास या द्रव्यमान का लेन देन कर सकता है, ना ही किसी प्रकार की ऊर्जा यानी एनर्जी का लेन देन कर सकता है, न ही किसी आवेश का वो लेन देन कर सकता है, यानी कि चार्ज को दे सकता है, ना ही ले सकता है। तो विलगित निकाय का मतलब है कि एक ऐसा निकाय जो परिवेश के साथ किसी प्रकार का लेन देन ना करे, ना वो द्रव्यमान किसी को दे, ना किसी से ले, ना वो ऊर्जा किसी को दे, ना किसी से ऊर्जा ले, ना किसी को आवेश दे, ना किसी से आवेश ले। इट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित निकाय। ना तो वो किसी प्रकार का मास ट्रांसफर करे, ना एक्सेप्ट करे, ना किसी प्रकार की एनर्जी को एमिट करे, ना एब्जॉर्ब करे, और ना ही वो किसी प्रकार के चार्जेस को एमिट करे या एब्जॉर्ब करे। तो ये जो सिस्टम है ये कहलाता है विलगित निकाय। मतलब कि एक ऐसा निकाय जो परिवेश के साथ किसी प्रकार का लेन देन ना करे, किसी भी प्रकार की क्रिया ना करे, वो कहलाता आपका आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये मैंने तुम तीन चीजें क्यों समझाई है? अब जो आवेश संरक्षण है वो इसी पे आधारित है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अब जो नियम है वो क्या है? चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज के बाद तो समझ में आ गया चार्ज होता क्या है। दो प्रकार के, प्लस और माइनस प्रकार के होते हैं। अब इसका संरक्षण नियम क्या है? पहला ये है, आप दे सकते हो उसमें क्या कह सकते हो कि
किसी विलगित निकाय का कुल आवेश, विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, संरक्षित या नियत रहता है। यही इसका कथन है, स्टेटमेंट यही है। Then isolated system total charge remain constant or conserved always। यही इसका संरक्षण नियम है कि किसी भी विलगित निकाय का, बात आगे क्लियर, विलगित निकाय में जो लेन देन ना कर रहा हो उसका कुल आवेश हमेशा सुरक्षित रहेगा। इन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट, उसका कुल आवेश हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं। कब तक, जब तक कि वो दूसरा इसके संपर्क में नहीं आ जाता तब तक। अगर किसी ने सिस्टम को छुआ या कोई मेटेलिक धातु की कोई चीज इसको टच कर दी तो फिर आवेश सुरक्षित नहीं रहेगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं ऐसा कह रहा हूं, मान लो ये एक गोला है, ठीक है, और वो भी स्फीयर, डन। इसको कुछ आवेश मैंने दिया है, और इस पर आवेश का जो मान है वो मैंने कह दिया 100 कूलाम है। ये C जो है वो कूलाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आवेश का मात्रक है। ये मैंने बोला लिया कितना आवेश है, 100 कूलाम। इस आवेश को आप कहीं पर भी रख दीजिए, गोले को बंद कर दीजिए किसी बॉक्स में, मेटेलिक ना हो, लकड़ी के बॉक्स में, प्लास्टिक के बॉक्स में आप क्लोज कर दीजिए। सालों तक इसमें आवेश कितना रहेगा, चार्ज 100 ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, जब तक कि वो दूसरा वस्तु इसके कांटेक्ट में नहीं आ जाता तब तक के लिए। समझ गए बात को? ये आवेश संरक्षण है कि अगर आपका चार्ज जो है वो कंजर्व रहेगा तभी जब सिस्टम आइसोलेटेड होगा। तो मैं इस आइसोलेटेड का टोटल चार्ज कंजर्व रख सकता हूँ, कुल आवेश इसका हमेशा क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। क्लियर? या फिर मैं अभिक्रिया करवा रहा हूं, कॉमन भाषा में अगर लेना चाहिए उसको, जैसे सामान्य भाषा में लिख रहा हूं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल रहा हूं या फिर यूरेनियम ले रहा हूं। यूरेनियम 238 है, यूरेनियम 238 है, ठीक है। ये 92 में लिखा है, ये कहलाता है परमाणु क्रमांक। ये होता है, इट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, ठीक है। 238 जो लिखा है ये कहलाता है परमाणु भार। परमाणु भार, या आप इसको नाम दे सकते हो द्रव्यमान संख्या, इट इज कॉल्ड मास नंबर, मास नंबर, डन। तो यूरेनियम 238 है, यू जो लिखा है वो बता रहा है यूरेनियम, किसको बता रहा है, यूरेनियम एक तत्व होता है आपकी आवर्त सारणी का, पीरियोडिक टेबल का, यूरेनियम है। अब ये यूरेनियम एक अभिक्रिया कर रहा है जिसमें कन्वर्ट हो रहा है थोरियम में 90 और 234, साथ में निकलता है 2 हीलियम 4। अब देखो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, ब्राह्मण यानी कि 92 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने 90 इलेक्ट्रॉन,
इसके पास कितने 2 इलेक्ट्रॉन, 90 + 2 90 + 2 से 92, पहले कितने थे 92। तो जितना आवेश अभिक्रिया में पहले था उतना का उतना ही आवेश जो अभिक्रिया में बाद में पाया जाएगा। तो ये आप संरक्षण नियम में लिख सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो बात को आप। तो ये आवेश के बारे में कि किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा सुरक्षित रहता है या नियत रहता है, या कह सकते हो किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद कुल आवेश सुरक्षित रहता है। या दूसरा लिख सकते हो नाभिकीय अभिक्रिया, यह ध्यान रखोगे, नाभिकीय अभिक्रिया से पूर्व तथा पश्चात कुल आवेश नियत रहता है, कुल आवेश नियत रहता है। न्यूक्लियर रिएक्शंस total charge before and after reaction always conserve or equal। जितना अभिक्रिया के पहले था उतना का उतना अभिक्रिया के बाद पाया जाएगा। बिफोर रिएक्शंस और आफ्टर रिएक्शंस टोटल चार्ज सेम रहेगा, नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये चाहो तो आप इसको लिख सकते हो। ये बात हुई पहली। इसका मतलब सीधा सा है कि जिस भी अभिक्रिया में इस नियम का पालन नहीं होता है वो अभिक्रिया वैलिड नहीं मानी जाएगी, उस अभिक्रिया को मान्यता नहीं दी जाएगी। पहला हो गया कि जब भी कभी ये अभिक्रियाएं होती है तो सबसे पहले कौन से नियम का, आवेश संरक्षण नियम का संरक्षण जरूरी है। चार्ज कंजर्वेशन भी कंपल्सरी। अगर कोई भी अभिक्रिया इस नियम का पालन नहीं करती है तो यह अभिक्रिया वैध नहीं मानी जाएगी, सही नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट जो है इसका कथन जो है वो यही है जो यहाँ लिखा है। या कई बुक्स में आप ये भी लिख सकते हो कि अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद कुल आवेश बराबर होता है, टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट बिफोर और आफ्टर इक्वल। या फिर कई जगह ऐसा भी लिखा हुआ है कि आवेश को न उत्पन्न किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी चार्ज को ना तो आप प्रोड्यूस करवा सकते हो, प्रोडक्शन नहीं हो सकता, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, यानी आप समाप्त नहीं कर सकते। हाँ, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे चार्जेस को ट्रांसफर किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सबका मीनिंग एक ही है और वो क्या है कि कुल आवेश हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, बाकी का जो है वो आपका